Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic. Here we are having something behind me, just our topic that is forfeited shares or forfeiture of shares. तो चलिए इसमें देखते हैं कि होता क्या है। अब सपोज करिए मैंने किसी कंपनी में अपने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो वहाँ पर कुछ इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, हम लोगों को पता है, जस्ट लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर देन कॉल्स। अब क्या होता है कि कभी-कभी जैसे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती रहती है, कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, कुछ भी क्राइसिस हो सकते हैं, तो हम क्या कर पाते हैं, कभी इंस्टॉलमेंट्स के पैसे पे नहीं कर पाते, जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक ही आपको पर्सन दिखाई दे रहा है। अब ये देख तो रहा है कि हाँ, चलो मैं कुछ कर लेता हूँ, बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर से ये वर्क नहीं मैनेज हो पा रहा, कि मैंने यहाँ पर शेयर्स भी कर रखे हैं, मुझे कुछ ज्वेलरी भी देखनी है, कुछ कैश है मेरे पास, घर के इंस्टॉलमेंट्स भी हैं। अब क्या होगा, इस केस में परेशान हो जाएगा बेचारा ये। देन उसके बाद फिर ये क्या करेगा, अपने एक फ्रेंड से बात करेगा कि भाई देखो यार, मेरे शेयर्स के इंस्टॉलमेंट का टाइम आ चुका है, तो मैं क्या आपको, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। अब क्या करते हैं भाई, देखो सारे दोस्त अच्छे नहीं निकलते हैं। अब बाय डिफॉल्ट इसकी किस्मत भी बेकार थी, इसने उसको मना कर दिया। ठीक है, मना करने के बाद फिर इसने और ट्राई करे कि यार अब मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी कंपनी से ऐसे बोलूं कि भैया आप मेरे जो पैसे थे वो वापस दे दीजिए, क्या वो दे सकते हैं? अभी कंपनी के पास जाएगा, पूछेगा क्या ऐसा हो सकता है? तो अब उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, अब हम आपके पैसे तो वापस नहीं दे सकते, जस्ट लाइक आप आइए एज्यूम करिए आपने इंस्टॉलमेंट पे कार ली थी, उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते तो आपके पैसे वापस मिलते हैं? नहीं। बट जो कार कंपनीज होती है वो आपकी कार को लेके चली जाती है, वापस क्या कर देंगी, रीसेल आपको, वो कार के पैसे, कार की जो भी वैल्यू होगी, हम उसको उसके रीसेल वैल्यू में कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे शेयर्स भी क्या हो जाएंगे, दोबारा से रीसेल के लिए अप्लाई कर दिए जाएंगे कंपनी के थ्रू। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इमेज इमेज के थ्रू देखा होगा कि वो बेचारा पैसे दे नहीं पाया, तो उसके शेयर्स क्या कर लिए, छीन लिए, जिसको बोलेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। फिर उसके बाद हम वही शेयर्स उठा के मार्केट में दोबारा से रीइश्यू कर देंगे, एंड फिर जो भी हमें नेट प्रॉफिट होगा फॉर फ्यूचर रीइश्यू से, तो हम वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे अपना कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलिंग द शेयर्स allotted to the shareholders. Okay, and shares are cancelled for the non-payment of the calls amount and if the article of association of the company allows for forfeited. अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास शेयर्स कैंसिल करने हैं, दूसरा किस लिए करने हैं, क्योंकि उन्होंने कोई कॉल के पैसे, इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं दिए थे। देन अगर ये भी हम कब कर सकते हैं, जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑन फॉर फीचर, द शेयर्स आर कैंसिल्ड एंड द शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड, दैट इज द डेबिट with the amount called up on the forfeited shares and the amount received by the company, whether the receipt toward the share capital or the premium और प्रीमियम इज नॉट रिफंडेड। अब जितने भी हमारे पास अमाउंट रिसीव हो चुका होगा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या जो भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ में प्रीमियम भी मिला होगा, हमें कुछ भी रिफंड नहीं करना, हमें शेयर होल्डर को कुछ भी वापस नहीं करना। देन अमाउंट रिसीव टुवर्ड द शेयर कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू द फॉरफिटेड शेयर्स। जो हमें अमाउंट रिसीव हो चुका होगा उसको हम किस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड द अमाउंट रिसीव टुवर्ड द सिक्योरिटी प्रीमियम रिमेन्स इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में ही रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स, सॉरी, ओके, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा से उसको कट कर देना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज फॉरफिचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इश्यूड एट पार। तो पार का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक शेयर 10 रुपीज का था और आपने उसको 10 रुपीज में ही इश्यू कर दिया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये देख लेते हैं। द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप। तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपने मांगा था, कॉल्ड अप वैल्यू जो भी होती है उसको हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंड ऑन द फॉरफिचर, फॉरफिटेड शेयर्स अप टू द डेट ऑफ फॉरफिचर। और ये कब तक देखेंगे हम, जब तक हमने उसको फॉरफिट
नहीं करा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट रिसीव्ड एज शेयर कैपिटल ऑन द शेयर फॉरफिटेड। तो जितना भी अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ होगा शेयर कैपिटल के नाम से, आपको वो सारा अमाउंट किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल अकाउंट और कॉल्स अकाउंट आर क्रेडिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। जो अमाउंट हमने कॉल्ड अप करा था इंस्टॉलमेंट पर, जस्ट लाइक अलॉटमेंट पर या फिर कॉल्स पर, तो उसी अमाउंट से हम क्या करेंगे, इनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड, अगर हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रखा है तो हम फिर किसको क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि हम इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिखेंगे। क्लियर? अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट होगा तो हम कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे क्रेडिट में, और अगर हमारे पास ये इंस्टॉलमेंट्स के नाम होंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमने मेंशन नहीं करा होगा, तो हम डायरेक्ट उनका इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए कि जनरलिटीज कैसे होती है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसकी जनरलिटी फॉर्म में देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार, ठीक है। तो शेयर्स हमने यहाँ पे इशू किस पे करे थे, पार पे करे थे। तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट द नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जितने हमने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, और कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, जितने हमने मांगे थे। अब हमने 2 इंस्टॉलमेंट के पैसे मांगे थे, तो 2 इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। अगर 3 इंस्टॉलमेंट मांगी होगी तो 3 इंस्टॉलमेंट के नाम से, जस्ट लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पर। ओके, देन हम उसके बाद क्रेडिट, हम यहाँ पे क्रेडिट में मेंशन करेंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देन उसमें कौन सा अमाउंट आएगा, विच अमाउंट रिसीव्ड ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स, इतना अमाउंट आप रिसीव कर चुके हो, ठीक है। देन उसके बाद आएगा हमारे पास टू शेयर अलॉटमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट, और अगर सिर्फ कॉल्स हैं तो विद द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन कॉल्स। तो जो हमने ड्यू कर दिया था बट हमें रिसीव नहीं हुआ, कंपनी रिसीव नहीं हुआ या फिर शेयर होल्डर ने नहीं पे करा, उन इंस्टॉलमेंट्स का हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये तो हो गया कि अगर आपने कॉल से अकाउंट मेंशन नहीं कर रखा या ओपन नहीं कर रखा तो आप कैसे करना है। Okay, next case is if Call A's account is maintained and Call A account is credited in place of share allotment and calls account. So entry कैसे होगी, just like share capital, that is number of shares forfeited into called up value per share. Then share forfeiture or forfeited shares, that is amount received on forfeited shares. To calls in arrears account, that is amount due but not received on allotment. ठीक है, जो भी अलॉटमेंट है या कॉल है जिसपे अमाउंट आपको रिसीव नहीं होगा, उसको किस नाम से लिखेंगे, कॉल से एरियर्स के नाम से। ओके, ऑन फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर। तो जितना भी आपने फॉरफीचर के टाइम तक आपने कॉल्ड अप अमाउंट बोला था शेयर होल्डर को, उतने से ही आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। अगर हमने शेयर्स इशू करे थे प्रीमियम पर और उनको फॉरफिट कर लिया तो हमारे पास 2 केस आते हैं, दैट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड और अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। क्लियर? या तो आप उन्हें रिसीव कर चुके होंगे या नहीं कर चुके होंगे। तो यहाँ पर केसेस देखते हैं अब हमारे पास क्या है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, so the security premium received and credited to security premium account can be used for the purpose of specified in section 52(2) of Companies Act 2013. Therefore, securities premium received on share forfeited and credited to share securities premium account is not cancelled. तो जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है एंड आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे, दैट्स इट। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज नॉट डेबिटेड ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर आप शेयर जो हमें प्रीमियम मिल चुका है आप उसको डेबिट नहीं करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। अगर हम सेकंड केस देखें, व्हेन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव, हमें रिसीव होना था पर रिसीव नहीं हुआ, तब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ the amount of premium due is credited to the security premium account when entry is passed for the due amount. तो जब हमें ड्यू की एंट्री बनाते हैं तब आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं,
ठीक है। देन द अमाउंट नॉट रिसीव टुवर्ड्स द प्रीमियम इज डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, उस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। सिंस द प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, then provision of section 52(2) of the Companies Act 2013 are thus not violated। तो यहाँ पर हम उसको वायलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिसीव ही नहीं हुआ। The amount not received as security premium is to be determined and it is determined as follows। अब कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एक नया टॉपिक आ गया, दैट इज व्हेन इशू इज नॉट ओवर सब्सक्राइब। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल शेयर्स इशू हुए थे, सब्सक्राइब हो गए, यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन जो केस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल एंड द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, द सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। अब आप सीधा सीधा क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट इज व्हेन प्रीमियम इज ड्यू, शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड। तो यहाँ पर क्या है कि आपके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब थे, वहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट भी पे करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट के तौर पर हम देखेंगे, when amount received in excess of application money is first adjusted against share capital due on allotment and first call etc. Excess application money may be more than the amount due towards the share capital, but it may not be adequate to meet the amount of premium due। अब देखिए जो भी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस मनी होती है वो अलॉटमेंट पे जा रही है, हो सकता है कि वो प्रीमियम से ज्यादा हो, ठीक है, हो सकता है प्रीमियम के बराबर हो या प्रीमियम से कम हो, ठीक है, कुछ भी केस हो सकता है। The amount not received as security premium is debited to the security premium account on the forfeiture of share। तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के तौर पर रिसीव हो चुका था उसको हम डेबिट इज डेबिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को जब फॉरफिट करेंगे, ठीक है। ये कब की बात बताएं, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ऑन प्रो राटा बेसिस। ओके तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड शेयर कैपिटल ड्यू। तो हम एक कैसे भी कर सकते हैं कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है तो हम देखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने एक्सेस ट्रांसफर करा है माइनस अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड द शेयर कैपिटल ड्यू, और जितना हमारा ड्यू अमाउंट है उसको हम क्या करते हैं, माइनस। तो देख लेते हैं वहाँ पे रिसीव हो गया है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू and excess application money adjusted toward the security premium। अब देखिए जितनी एक्सेस मनी आई है, ठीक है, और उस एक्सेस मनी पे हमने देखा है कि उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो हम वहां से क्या देखेंगे कि हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हो सकता है कि पूरी आ जाए या कम आ जाए, तो हम उसमें से एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए थियरी एडजस्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अब जब आप अभी के लिए इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो चलिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। व्हेन पॉलिसी ईयर्स अकाउंट इज नॉट मेंटेन, तो आपको क्या करना है, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव, तो आप क्या करेंगे। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं तो आप भूल जाएंगे, और अगर आप रिसीव नहीं हुआ है तो आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम अपने फ्रेंड को पार्टी देनी होती है, ठीक है, तो जो फ्रेंड हमें पार्टी दे देता है तो हम उस पार्टी को कंज्यूम करके एंजॉय करके भूल जाते हैं। लेकिन जिस फ्रेंड ने पार्टी नहीं दी होती अपने बर्थडे की, तो हम क्या करते हैं, बार बार रिकॉल करवाते थे, भाई देखो तुमने पार्टी देनी थी, नहीं दी, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड लीव इट, इफ नॉट रिसीव्ड यू हैव टू एंटर इट। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम रिसीव हो चुका है, यस, तो हम क्या करेंगे, वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने शेयर फॉरफिट करें, और ये अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट कॉल्ड अप लेस प्रीमियम। इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट टू कॉल एंड टू शेयर, सॉरी टू फॉरफिटेड शेयर्स। ये जो फॉरफीचर है इसमें अमाउंट रिसीव लेस प्रीमियम, प्रीमियम को हटा के ही यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमें प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव, अगर रिसीव नहीं होता तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज अमाउंट कॉल्ड अप लेस प्रीमियम। देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो हमें मिलना था पर नहीं मिला, दैट इज अमाउंट प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट इज टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट के पैसे लिखने जो हमें नहीं मिले,
देन टू शेयर कॉल्स, जो हमें कॉल्स के पैसे नहीं रिसीव हुए, एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे द अमाउंट रिसीव्ड लेस प्रीमियम। ठीक है, तो इसको भी प्रीमियम से हटा के ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आता है कि व्हेन कॉल्स इन यस अकाउंट इज मेंटेन्ड, उस केस में हम क्या करेंगे, व्हेन इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर मिल गया तो हम उसे क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज अमाउंट कॉल्ड अप एज शेयर कैपिटल, टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। क्लियर? इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियस अकाउंट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, that is share capital account debit, securities premium account debit, to call sales account, to forfeit shares account। तो आप यहाँ पे कॉल इन एरियस के टाइम पर कॉल इन एरियस लिखेंगे, और अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आप उसको डेबिट में मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग रेशियो फॉरफिट शेयर्स। अब आपने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, अब उसके बाद कैंसिल करने के बाद अपने पास तो नहीं रखोगे, अब मार्केट में क्या करोगे, दोबारा रीइश्यू करोगे, मतलब रीसेल करोगे। ठीक है, अब रीसेल करने के लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, आप उसको पार पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक शेयर 10 रुपीज़ का है, आप उसको 10 रुपीज़ में भी रीइश्यू कर सकते हैं, फिर आप उसको 8 रुपीज़ में भी रीइश्यू कर सकते हैं, और 12 रुपीज़ में भी। तो ये हो जाएगा आपका पार, दिस इज डिस्काउंट, एंड दिस इज प्रीमियम। क्लियर? नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं, ओके तो यहाँ पर देखते हैं अब, रेशियो ऑफ फॉरफिट शेयर्स इज अ सेल ऑफ शेयर्स एंड नॉट इशूड ऑफ शेयर्स। फॉरफिट शेयर्स may be reissued, that is sold on the terms as may be decided. Thus the forfeit shares may be reissued by the company at par, at premium, or at discount. They may have paid up value that is different from the original value, कि original value जो भी थी आप उसमें से इतना पे करेंगे, that is our paid up value. Then for instance originally issued shares may have paid up value of 10। अब देखिए original value जो भी थी यहाँ पे paid up value क्या है, 10 है, and the forfeit shares reissued, okay, forfeited shares reissued may have paid up value of 7, 8, 9 और even 10। तो कुछ ही paid up value हो सकती है, ठीक है, reissue के टाइम पर। Next is it being a ratio of forfeit shares provision of Companies Act 2013 not permitted issue of shares at a discount। तो हम यहाँ पर जब भी शेयर्स को इशू करने की बात होगी तो आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है, उसका सेक्शन है हमारे पास, सॉरी, एंड वो सेक्शन है हमारे पास 53। And however, discount allowed on the issue of forfeit shares cannot be more than the amount forfeited on reissued shares। तो आप जो डिस्काउंट पर रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है, इशू नहीं रीइश्यू, आप उस जो आपने शेयर्स फॉरफिट करे थे, जितना आपको फॉरफिट शेयर में अमाउंट ट्रांसफर कर रहा था, आप उससे ज़्यादा का क्या नहीं कर सकते, डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, सपोज करिए आपने शेयर्स फॉरफिट करे और आपको 5000 का वहाँ पर फॉरफिचर मिला, ठीक है, जो आप रिफंड नहीं करोगे, तो वो क्या हो गया आपका शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। तो आप जब भी उनको रीइश्यू करेंगे तो आप 5000 से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्लियर? चलें, अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्काउंट दे सकते हैं रीइश्यू के टाइम पर। दैट इज मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द रीइश्यूड शेयर्स। तो जितना अमाउंट आपको फॉरफिचर के टाइम पर मिला था, ठीक है, उतना ही आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं मैक्सिमम। एंड दस reissue price of the forfeited shares cannot be less than the amount not received by the company on the forfeited shares। तो आप उस जितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ था फॉरफिचर के टाइम पे, आप उससे ज्यादा पर उससे कम में रीइश्यू नहीं कर सकते। सपोज करिए मुझे 5 रुपीज नहीं मिले थे, तो मैं 5 रुपीज से ऊपर ही रीइश्यू कर सकता हूँ, उससे नीचे नहीं जा सकता, मैक्सिमम 5 रुपीज तो मुझे चाहिए। ठीक है, then if the company reissues forfeited shares allowing more discount than the forfeited amount, it will result into the issue shares as discount which is not allowed by the section 53
ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो आप उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते जितना आपने क्या कर रखा है, फॉर फीचर कर रखा है। अगर आपने उससे ज़्यादा दिया तो कंपनी उसको अलाउ नहीं करेगी। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं रीइश्यू। देयर इज इन केस फॉरफिटेड शेयर्स आर इश्यूड एट पार दैट इज एट नॉमिनल फेस वैल्यू। अब देखिए जो फेस वैल्यू है, ठीक है, हम उसी पे क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं। तो आप उसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे, द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यूड शेयर्स। ठीक है, अब बैंक में कितना आएगा, जितना आपने रीइश्यू करा है, और यहाँ पर कैपिटल शेयर कैपिटल में आएगा सॉरी विद द अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप वैल्यू, जितनी आप उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू एट अ डिस्काउंट अकाउंटिंग एंट्री पास। जब आप शेयर्स क्या करेंगे, डिस्काउंट पर रीइश्यू करेंगे, तो आपको एंट्री क्या बनाने है, बैंक अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू, देन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट with the discount allowed on reissue to share capital with the amount credited as paid up value। तो जितना भी आपका पेड अप वैल्यू होगा शेयर का, दैट इज जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, आप उसमें यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एंड द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर्स फॉर टू फॉरफिट शेयर्स अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं नेक्स्ट। ओके तो जितना अमाउंट आपको देखना है वो क्या देखना था हमें, द अमाउंट डेबिटेड टू फॉरफिट शेयर्स अकाउंट। तो फॉरफिट शेयर अकाउंट में कितना डेबिट होगा वो देख लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, द पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स एंड रीइश्यू प्राइस पर शेयर। तो पेड अप वैल्यू कितनी थी उन शेयर्स की, क्या आप उसको 10 रुपए में खरीदते, 20 रुपए में, एंड रीइश्यूड प्राइस कितना था वो देखते हैं। ठीक है, उन दोनों माइनस करके जो भी बचता है वो होता है हमारा डिस्काउंट। जैसे पेड अप वैल्यू कितना था हमारा 10 एंड रीइश्यू प्राइस कितना था 8, तो बीच का जो डिफरेंस है कितना हो गया, 2 रुपीज इंटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स, तो वो हो जाएगा हमारा शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट द प्राइस हायर देन द नॉमिनल फेस वैल्यू। अगर हम फेस वैल्यू से ज्यादा, जितनी भी जो भी फेस वैल्यू होगी उससे ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा पर इशू करते हैं, तो हमें क्या होगा यहाँ पर, वो होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। सो द एक्सेस ऑफ रीइश्यूड प्राइस ओवर द नॉमिनल और फेस वैल्यू इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट द एंट्री पास एज, दैट इज द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू, तो जो हमारा क्या होगा, रीइश्यूड अमाउंट होगा, और शेयर कैपिटल में आएगा जो उसकी पेड अप वैल्यू होगी। ठीक है, एंड देन जो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा, जो एक्सेस मनी हम रिसीव कर रहे हैं विद द एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन रीइश्यू ओवर क्रेडिटेड एज पेड अप वैल्यू। तो पेड अप वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हमें मिल रही है नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का मतलब क्या है, अब जितना भी हमने शेयर फॉरफीचर पे प्रॉफिट अर्न करा है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे वो देखते हैं। ओके, व्हेन द फॉरफिट शेयर्स आर इशूड ऑन द फॉलोइंग टू सिचुएशन अराइज, ऑल द फॉरफिट शेयर्स आर इशूड, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या अ पार्ट ऑफ फॉरफिट शेयर्स आर इशूड। तो कभी क्या होता है कि हमने फॉरफिट करे 500 पर, इशू कितने कर दिए 200, बाकी 300 बाद में रीइशू करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। एंड द फर्स्ट केस क्या था कि हमने 500 फॉरफिट करे, 500 हमने क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या देखना है, व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड, तो जितना भी हम फॉरफिचर अमाउंट बचता है हमारे पास, मतलब फॉरफिट करने के बाद और रीइश्यू करने के बाद, तो हम उसके लिए एक एंट्री बनाते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एंड ये क्या शो करता है, गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जितना भी गेन हुआ है रीइश्यू करने पर फॉरफिट शेयर्स को, हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर्स आर इशू। अब देखिए जितने भी हमने शेयर्स प्रॉफिट किए थे उसमें से हमने कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर्स इज इशूड, गेन ऑन रीइश्यूड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ठीक है, वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में।
and the amount on forfeit shares that have not been issued is retained in forfeited share accounts at the time these shares are issued. तो हम फॉरफीचर वाला अमाउंट, ठीक है, जो हमने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं उन पे जो फॉरफीट अमाउंट है फॉरफीचर अकाउंट में ही रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे जब तक वो रीइश्यू नहीं हो जाते। एंड द अमाउंट ऑफ फॉरफीट शेयर्स अकाउंट इज शोन इन द नोट टू अकाउंट टू शेयर कैपिटल एज द लास्ट एंट्री आफ्टर द सब्सक्राइब कैपिटल। सो सब्सक्राइब कैपिटल के बाद हम यहाँ पर इसको देखेंगे। नेक्स्ट इज द सम टोटल ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल इन फॉरफीट शेयर्स अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अगेंस्ट शेयर कैपिटल। सो नाउ अभी हमने बात करी थी रीशूट शेयर्स के ऊपर, तो उनका जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालें। गेन और प्रॉफिट ऑन रीशूट शेयर्स इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीशूट। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रीशूट शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द माइनस द अमाउंट with which forfeit shares account was debited at the time of reissue of such shares और reissue discount। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी अमाउंट निकलेगा उसमें से रीइश्यू के टाइम पर जो भी आपने डिस्काउंट है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, गेन ऑन रीइश्यू शेयर, जिसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। सो here we are having sometimes journal entries have to be passed on the basis of indirect information rather than direct information. For example, amount transferred to capital reserve is given along with the number of shares forfeited and amount paid up, and thereon the issue price of issued shares is to be determined. तो हमें यहाँ पर प्राइस भी कभी कभी फाइंड आउट करना होता है। चलिए